हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको जो है द्विघात समीकरण में दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होती है, जिस पे अभी क्वेश्चन दी गई, तो हमारा ऑप्शन -b/a होगा। और एक और भी याद आपको होनी चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होती है c/a। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, -b/a। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिखाया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हमें अगर ग्राफ में शून्यकों की संख्या पता करनी होती है तो ग्राफ हमें चेक करनी है कि x अक्ष को काट रही है या नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राफ खींची गई है आप देख सकते हैं, ये ऊपर से यहाँ से निकल गई है, यानी x एक्सिस को, x अक्ष को कट ही नहीं की है, इसलिए यहाँ पे इसके शून्यक जो होंगे वो 0 होंगे, एक भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि समीकरण युग्म, दो युग्म दिए गए हैं समीकरण के, उसमें से हमें कहा गया है, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तो समीकरण का युग्म क्या होगा। तो चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं कि अगर किसी भी समीकरण युग्म में अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर ना हो तो रेखाएं जो होती है, रेखाएं भी जान लेंगे और उसके शून्यक भी जान लेंगे। रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह की होती है जो आपस में एक पॉइंट पे कट करती है, इसलिए इसके एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसके जो होंगे एक हल होंगे। इसे आपको याद रखनी है, एक हल होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही आपस में इक्वल। तो जब तीनों ही आपस में इक्वल हो तो रेखाएं जो होती है वो समपाती होती है। समपाती रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है, दोनों रेखाएं एक ही पर होती है। इस वजह से इसके जो हल होंगे ये अनंत हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसके अनंत हल होंगे। और एक तीसरा जो होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये c1/c2 के साथ बराबर नहीं होती है, तो इस यहाँ पे रेखाएं जो बनती है वो समांतर रेखाएं बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। तो समांतर रेखा आपको पता है जो आपस में कभी नहीं कट करती है, तो जब कभी नहीं कट करेगी तो इसके जो होंगे, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। तो हमें जो क्वेश्चन दी गई है वो हमें इसी पे दी गई है, a1/a2 b1/b2 इक्वल है बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो जो है कोई हल नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है कि समीकरण युग्म, दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनके द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो क्या होंगी, समपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करना है, दोनों की वैल्यू निकाल के चेक करनी है, a1/a2 b1/b2। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 2 है, ये जो 2 है ये हमारी जो पहली समीकरण में ये जो 2 है ये हमारी a1 की वैल्यू है
और ये दूसरी समीकरण में जो ये 3 की वैल्यू है ये हमारी A2 के वैल्यू है। तो A1/A2 निकालेंगे, फिर यहाँ से B1/B2 निकालेंगे हम। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एक होगी 2/3, ये A1/A2 होगी। 2/3 दोनों ही प्लस में है। दूसरी वैल्यू -3 y के साथ, y का जो कोएफिशिएंट होता है y के गुणांक वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ y की गुणांक -3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये हो जाएगी -3/4। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? नहीं है। और जब A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होती है तो हमने बताया था कि जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होती है, ये कंडीशन हो रही है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, एक हल होते हैं उनके। तो यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का अनंत हल होगा। अनंत हल के लिए हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अनंत हल की जो सिचुएशन होती है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनंत हल के लिए ये जो है तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए अनंत हल के लिए। A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसी पे हमें आगे सॉल्व करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू क्या दी गई है, तो पहले हम सिचुएशन लिख लेते। तीनों वैल्यू इक्वल होगी, सिचुएशन तो हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो A1 की वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे x की जो कोएफिशिएंट है, x की गुणांक c है, और यहाँ A2 के वैल्यू यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में हमें x के साथ 6 दिख रही है। तो ये 6/c/6 हो जाएगी हमारी, c/6, ये A1/A2 होगी। फिर दूसरी वैल्यू हम देखेंगे, तो दूसरी वैल्यू यहाँ से -y दिख रही है, तो इसकी जो कोएफिशिएंट होगी गुणांक वो -1 होगी, और यहाँ पे -2, तो ये -1/-2 हो जाएगी, -1/-2। और तीसरे C1/C2, तीनों आपस में इक्वल होती है। तो C1/C2 करेंगे तो यहाँ देखेंगे C1, ये जो 2 है इस वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड लेंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम लेफ़्ट साइड लेंगे तो ये 2 जो प्लस में दिख रही है माइनस हो जाएगी, तो ये -2 और ये -4, तो ये हो जाएगी -2/-4। अगर हम पॉजिटिव भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आखिर पॉजिटिव ही होने वाली है। अब यहाँ से हम इस c के वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहें तो यहाँ से इन दोनों को आपस में लेके निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपस में। तो हम इन्हीं को आपस में लेके निकाल लेते हैं। c/6 इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2, इसी को हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। c की वैल्यू यहीं से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × c, या 6 को उधर सिर्फ भेज दीजिए आप, तो 1/2 और 6 यहाँ डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फाइनली 2 से 6 जो है 3 टाइम्स में कटेंगे, और c की वैल्यू फाइनली हमें 3 मिलेगी। तो ऑप्शन c = 3, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, c = 3। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 2 समीकरण युग्म दी गई है, उनका हमें हल बताना है। तो हल समीकरण को सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है, विलोपन विधि से सॉल्व भी कर सकते हैं, जिस विधि से भी आपको आती है उस विधि से सॉल्व करके निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम पुट करके देख लेंगे, पुट करने ज़्यादा इजी होगी, उसी से हम देख लेंगे। तो ऑप्शन ए हमें लग रहा है कि हाँ, ऑप्शन ए में हो जाएगी। पुट कर लीजिए आप। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 दी गई है, y की वैल्यू -1 दी गई है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी 2 × 2 और -1, तो ये कितना हो जाएगी, और -1 है और यहाँ पे वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो फाइनली ये 5। तो यहाँ पे समीकरण 1 को संतुष्ट कर रही है। क्या यही वैल्यू समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रही है, तो देख लेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे हम डालें तो ये हो जाएगी 3 × 2 और माइनस में
2 इंटू 1, क्योंकि y की वैल्यू माइनस है तो हमें जो है फाइनली कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो 4 मिल रही है। तो इक्वेशन में 4 ही है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है, जिस समीकरण युग्म के, वो जो है असंगत कहलाते हैं, यानी इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं, असंगत। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9 होंगे। तो पहला ऑप्शन में 2 2, ये तो 4 ही हो रहे हैं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में भी 9 होने वाला नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो 5 प्लस 4 ये 9 हो रही है। अब बाकी डी में तो है नहीं, तो ऑप्शन, और दोनों को घटाने से 1 होनी चाहिए, दोनों को ऐड करने से 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 और 4 करेंगे तो 9 भी होगी, और दोनों को घटाने से 1 भी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यानी कि जिसके पावर जो है 2 हो, यानी एक्स स्क्वायर में बचे, वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वल के इस साइड भी एक्स स्क्वायर मिल रही है और इक्वल के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है 7 के साथ। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो रही है, यानी पावर 2 में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण तो होंगे नहीं। उसी तरह से ऑप्शन बी में यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो अगर हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस साइड हमें एक एक्स स्क्वायर मिलेंगे और इस साइड भी एक एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हमें द्विघात समीकरण नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सी में भी देखें तो ऑप्शन सी में इस साइड लेफ्ट साइड में हमें एक्स स्क्वायर मिल रही है, लेकिन राइट साइड में नहीं मिल रही है एक्स स्क्वायर, सिर्फ इधर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 होगी, यानी इसमें हमें एक साइड में ही एक्स स्क्वायर मिल रही है, दूसरी तरफ मिल नहीं रही है, तो ये एक्स स्क्वायर हमें इस साइड में बच जाएंगे, तो ये द्विघात समीकरण होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डी भी चेक कर लेते हैं, तो डी में हमें दी गई है एक्स स्क्वायर, यानी डी में इस तरफ एक्स स्क्वायर है और इधर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे स्क्वायर होगी, x माइनस 2 की स्क्वायर होगी, तो हमें इस साइड भी स्क्वायर मिलेगी और इस साइड भी स्क्वायर मिलेगी, दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें एक्स स्क्वायर मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से ये भी द्विघात समीकरण नहीं होंगे, यहाँ पे मिसप्रिंट होगी। ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है। उसके बाद 15 में दी गई है, यदि विविक्त कर, हमें पता है विविक्तर डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, अगर ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ग्रेटर दैन 0 हो, तो मूल होंगे, तो उसके मूल क्या होंगे। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो उसके वास्तविक भी मूल होते हैं और 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप हमेशा इसको याद रखेंगे कि अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो हमें 2 बराबर मूल मिलेंगे, 2 बराबर मूल मिलेंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है तो 2 अलग अलग यानी 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, और अगर डी की वैल्यू लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर है, माइनस में है, तो हमें कोई भी मूल नहीं मिलेंगे, यानी कोई मूल नहीं मिलेंगे, यानी मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, कोई मूल नहीं मिलेंगे। तो इसे आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है 15 तक
आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बाकी के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।